लेकिन हम क्लासरूम में बैठकर टेस्ट देते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उसका डिस्कशन होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, क्यों होगा, ये सब बताया जाता है। ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होता है। और 100 की बात एक कि इससे एक माहौल बनता है क्लास में, जिसके साथ आप दिन भर रहते हैं। जब हम टेस्ट देने के लिए हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी से रहता है, ऐसा ना वो हमसे एक नंबर ज्यादा ले आए, तो जब एक सप्ताह तो जरूर कह रहा है तुमसे तो ज्यादा लाने वाले हैं हम। अब आपको में रहेगा हमेशा इरिटेशन के साथ इसको इस बार पछाड़ना है। यही जो इरिटेशन होता है उत्साह आदमी का बढ़ाता है, पढ़ने के लिए विवश करता है कि नहीं हम सबसे आगे रहे, हम सबसे बेहतर करें, है ना। तो रेगुलर रासायनिक संरचना, मोती जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से एक प्रोटीन भी पाया जाता है और उसी प्रोटीन का नाम है एरागोनाइट कॉन्चियोलिन। इस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच की जाती है, पेपर का है ना, ठीक है, तो उसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरेट एसिड डाला जाता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पायरेंट टॉक्स में। और आज हम फिर से सर के पास आ गए हैं नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। आपको बता दें कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो 68th बीपीएससी के स्ट्रेटजी को लेकर के होने वाला है। तो हम चलते हैं सर के पास और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि 68th बीपीएससी के लिए जो भी समय बचा है उनमें अपना स्टूडेंट्स किस प्रकार से टाइम को मैनेज करें और किस प्रकार से अपने तैयारी को बूस्ट करें, ताकि आने वाले एग्जाम में वो अपनी बहुत से अच्छे मार्क्स ला करके अपने मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो सके। तो आपका धन्यवाद है सर कि हमें आपने बुलाया, और मैं चाहूँगा कि आप 68th बीपीएससी के लिए पूरा स्ट्रेटजी बताएं। नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। आपने छात्र हित के लिए मुद्दा उठाया है। इस पर नालंदा सिविल सर्विसेज बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्रिपरेशन किया है, ताकि इस बार कट ऑफ जो 113 गया है, इसमें बच्चे का यदि 118 है फिर भी वो नहीं छूटे। तो इसके लिए वो जितने भी सेगमेंट है, जैसे हिस्ट्री का 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, उस पर पूरा ही बिहार और हिस्ट्री दोनों मिलाकर सबसे ज़्यादा मॉडर्न पर फोकस किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें, कहीं कोई उनको परेशानी नहीं है। उसी तरह ज्योग्राफी, उसी तरह पॉलिटी, इकनॉमी, है ना, और साइंस टेक, जो हमारे दैनिक जीवन में साइंस का उपयोग है, डे टू डे लाइफ में साइंस किस तरह हमको मदद करता है, उस पर हम लोग पूरा फोकस किए हैं। और जो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें हम लोग करंट का 6-7 सेगमेंट में बांटकर तैयारी करवाते हैं। उसमें आपको सबसे पहले करंट अफेयर को, उसमें आपका हिस्टोरिकल करंट अलग रखते हैं, ज्योग्राफिकल अलग रखते हैं, पॉलिटिकल अलग रहते हैं, साइंस टेक अलग रखते हैं, और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल जो भी घटनाएं होती है उस पर हम लोग का पूरा फोकस रहता है। और फिर मिसलेनियस जितने भी लेखक, खेल कूद पुरस्कार होता है, उस पर हम लोग अलग रखता है। यानी करंट का एक बहुत बड़ा ही सेगमेंट बच्चों से पूछे जाने वाला है। तो 1 ईयर का जो हम लोग का प्रिपरेशन होता है इसी पर आधारित होता है कि कहीं से क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन उनको नहीं छूटे। तो नालंदा सिविल सर्विसेज इस तरह से तैयारी करवाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इस बार भी देखिएगा 113 कट ऑफ तो आया है, हालांकि हम लोग का रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ 50+ लड़के पास किए हैं, जो पूरे पटना में कहीं इतने लड़के पास नहीं करते हैं। तो इसके अलावा भी हम लोग जो पीटी का क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें भी ये हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हम लोग उसमें भी देखते हैं कि क्वेश्चन 3 टाइप ऑफ होता है। पहला आपको कंसेप्चुअल, दूसरा लॉजिकल और तीसरा इंफॉर्मेटिव। तो इन कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं उसी में लड़के फंसते हैं, तो उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पूरा एनालिसिस करके बताते हैं।
ताकि उनको कहीं कोई परेशानी नहीं है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर दें। वनडे वाले लड़के तो इन्फॉर्मेटिव प्रश्न नहीं बना पाते हैं, यदि वो कंसेप्ट और लॉजिक पर आधारित प्रश्न हो तो वो नहीं बना पाते हैं। वो सिविल सेवा के स्टूडेंट ही जो तैयारी करते हैं वही बना पाते हैं। तो नालंदा सिविल सर्विसेज इसके लिए पूरा टीम इस पर एक पूरा मंथन करता है, विचार करता है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसी के अनुरूप तैयारी करवाते हैं। आज पहला टेस्ट था आपके संस्थान में, पहला टेस्ट है ना, और मतलब अभी से ही लग जाना है। और जो लोग अच्छे कर रहे थे पिछली बार टेस्ट में सबका रिजल्ट हुआ है। यही करना है, केवल इसको नंबर लाने का मानदंड नहीं बनाना है, ये रणनीतिक भूल हो जाएगी। करना ये है कि हम टेस्ट से, मान लीजिए फरवरी में आपका एग्जाम होता है, दिसंबर चल रहा है, जितना भी टेस्ट हो उस टेस्ट का यहां से जाने के बाद भी अध्ययन करना है और ये सीखना है कि हमसे कहां गलती हुई। इससे जैसे मान लो कि आज का टेस्ट दिए होंगे, आज मान लीजिए आज के टेस्ट में हिस्ट्री वाला सेक्शन ही गड़बड़ा गया होगा, अगले बार दीजिएगा कोई और सेक्शन साइंस वाला गड़बड़ाएगा। तो ऐसे गड़बड़ाता है सेक्शन, परीक्षा में भी देने जाइए तो यही समस्या हो जाती है कि आप का कोई एक सेक्शन दो सेक्शन बड़ा बुरी तरह दगा दिया और स्कोर कट ऑफ को नहीं पास कर सका, ये रहता है। इसलिए उत्तरोत्तर टेस्ट से हम अपना विकास करेंगे, अपने एरर को हम दूर करेंगे। इस रणनीति के साथ टेस्ट देना है। अगर आप टेस्ट देते हैं, देखो बीपीएससी की परीक्षा इस तरह से नहीं होगी कि हम सेट मार रहे हैं। सेट मारने से परीक्षा क्वालिफाई करना मुश्किल है। ठीक है, कुछ लोगों का हो गया होगा, हम नहीं कहते कि नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उस स्तर के नहीं हैं। हम लोगों को प्री भी पढ़ना होता है, हम लोगों को मेंस भी पढ़ना होता है। और मेंस जब पढ़ने जाते हैं तो स्वाभाविक है फैक्चुअल से हम दूर हटते हैं, क्योंकि मेंस में फैक्चुअल की जरूरत नहीं है। बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो फैक्चुअल बेस्ड पूछता है। तो ऐसी स्थिति में टेस्ट को ही आधार बनाकर आगे जो भी आपकी स्टडी होगी, जो भी रणनीति होगी, वो ये टेस्ट बेस्ड ही होगी। और धीरे धीरे हम अपनी कमी को इसमें से निकालेंगे इसके माध्यम से, ताकि परीक्षा आने तक मुकम्मल तैयारी हो जाए। इकोनॉमी में जो क्वेश्चन था अगली बार से बदलने का प्रयास होगा। इकोनॉमी में बेसिक जानकारी जरूरी है, उसके बगैर इकोनॉमी पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा करंट वाले सेक्शन को भी देखते रहिए। जैसे मान लो अगले ही महीना या उसके अगले महीना में वो आपके परीक्षा तक आ ही जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं, तो स्वाभाविक है 21-22 वाला ही आर्थिक समीक्षा रहेगा, 22-23 वाला ही बजट रहेगा, या नवीन घोषणाएं सरकार की आती है, नीतिगत निर्णय आते रहते हैं, उसको देखते रहना है। थोड़ा डाटा भी जहां तक संभव हो कहीं लिख लीजिए, उसको देखिए। और करंट को भी एकदम अप टू डेट रहिए। करंट में भी वही पढ़ना होगा जो आप पिछली बार पढ़े थे, उसमें से और 2-3 महीना बढ़ जाएगा, जहां से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। योजना जो भी पढ़िए उसका एक लिस्ट ही बना लीजिए, सारी योजनाओं का। योजना का नाम किस क्षेत्र से कब शुरू हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है, किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। जो विभिन्न आते हैं रिकॉर्ड्स, जैसे मान लो कि नीति आयोग का आता है या फिर वर्ल्ड बैंक का आता है, ये सब जो रिपोर्टें आती हैं। और जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ते हैं ना, कृषि विकास दर इतना रहा, खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 4 आता है, दूसरा तीसरा चौथा करके आता है, और फाइनल आता है। तो फाइनल वाले पर ज्यादा फोकस करना है। मान लो कि एमएसपी अभी आया है, नवंबर में ही आता है, एमएसपी पे उसका रेट नहीं याद करना है कि धान का कितना हुआ, गेहूं का कितना हुआ, उससे संबंधित जो बेसिक बातें हैं उसको देखना है। तो ऐसे करके इसी आधार पे तब एक माहौल बनेगा कंपटीशन का, और हम लोग अपनी कमी को दूर कर पाएंगे और फिर बेहतर रिजल्ट होगा। जो लोग बच्चे कर रहे थे पिछली बार जब टेस्ट चल रहा था, सारे लोग, मोनू हो चाहे देवव्रत हो, चाहे विकास हो, चाहे सोनम हो, सारे लोग बेहतर किए, सब लोग बेस्ट लिख रहे हैं। और आप जानते हैं यहां से रिजल्ट तो होता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, या फाइनल रिजल्ट हो। तो उस ढंग से काम किया जाता है कि आपको फालतू पढ़ाया भी ना जाए। आप फालतू मत पढ़िए, लेकिन उतना तो पढ़ना होगा जितना जरूरी है, बस जरूरत के हिसाब से पढ़ना है। टेस्ट में रेगुलर रहना है। जब टेस्ट पेपर आप ले लोगे,
दूसरी है, वैसा बाजार में भी मिल रहा है। टेस्ट पेपर जो हम देते हैं बाजार में भी मिल रहा है, ये सच्चाई है, इसको छिपाना नहीं है। लेकिन हम क्लासरूम में बैठकर टेस्ट देते हैं, एक एक क्वेश्चन के लिए संघर्ष करते हैं, फिर उसका डिस्कशन होता है, इस क्वेश्चन का उत्तर यही होगा, क्यों होगा, ये सब बताया जाता है। ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होता है। और 100 की बात एक कि इससे एक माहौल बनता है क्लास में, जिसके साथ आप दिन भर रहते हैं। जब हम टेस्ट देने के लिए हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी से रहता है, ऐसा ना वो हमसे एक नंबर ज्यादा ले है, तो जब एक सप्ताह तो जरूर कह रहा है तुमसे तो ज्यादा लाने वाले हैं। अब आपको में रहेगा हमेशा इरिटेशन के साथ, इसको इस बार पछाड़ना है। यही जो इरिटेशन होता है उत्साह आदमी का बढ़ाता है, पढ़ने के लिए विवश करता है कि नहीं हम सबसे आगे रहे, हम सबसे बेहतर करें, है ना। तो रेगुलर आइए, अगली बार से हमारा भी डिस्कशन होगा। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन का, और हाँ 68 को पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए, और इसमें हम लोग आज टेस्ट 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार डिस्कशन है। और इसको जब आप लोग सुनिएगा, एक एक लाइन लिखिएगा, और लिखने के बाद फिर जब आप घर में रिवाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि लगभग 90 से 95% प्रश्न इसी डिस्कशन और टेस्ट सीरीज से आपको मिल जाएगा। ये मेरा विश्वास नहीं बल्कि दावा भी है। पिछले एग्जाम और पिछले डिस्कशन को देखते हुए जब देखा गया तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कंसेप्ट थे जो डिस्कशन और टेस्ट से मिले हैं। इसलिए आप एक एक डिस्कशन को देखिए, उसमें जो बातें बताई जा रही है, बोर्ड पर लिखी जा रही है, उसको आप उतारिए, और उतारने के बाद घर जाकर उसको रिवाइज कीजिए। संभव हो सके तो एक डायरी बनाइए, उस डायरी में उसको मेंशन करते जाइए, और एग्जामिनेशन से पहले उसको लाइन बाय लाइन पढ़ लिया कीजिए, बहुत फायदा करेगा, रिवीजन करा देगा। मोती की रासायनिक संरचना, मोती जो होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से एक प्रोटीन भी पाया जाता है, और उसी प्रोटीन का नाम है एरागोनाइट कॉन्चियोलिन, ठीक है। यह एक प्रोटीन है और वही प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब जरा सा देखोगे कि ये मोती का जो निर्माण होता है वो कैसे हो जाता है। इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, इससे हम आपको बताएंगे कै वो क्वेश्चन आपको बनेगा। मान लो ये सीप है, ठीक है, ये सीप है। सीप मोलस्का प्राणी है, प्राय समुद्र में रहते हैं। होता क्या है कि ये इसके अंदर इसके इंटरनल सब ऑर्गन्स हैं, और इसके ऊपर ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है जो एक्सोस्केलेटन का काम करता है। मोलस्का में सभी के पास बाह्य कंकाल है, लेकिन एक ऐसा मोलस्का है जिसके पास बाह्य कंकाल, वो जानते हो मोलस्का का नाम क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी एक मोलस्का है, लेकिन उसके पास बाह्य कंकाल, बाकी सब के पास बाह्य कंकाल है, ठीक है। अब ये जब भोजन के लिए पानी को लेता है, होता क्या है कि कुछ अनवांटेड सब्सटेंस इसके इस नली में न जाकर इधर चला गया। अब इधर जब चला जाता है ये अनवांटेड सब्सटेंस, अवांछित पदार्थ, तो ये बाहर निकाल नहीं पाता है। जब ये बाहर नहीं निकाल पाता है तो नतीजा यह निकलता है कि उसके लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है। तब क्या करेगा कि इसको यहां तक पहुंचा दिया किसी तरह से, और इसको अंदर ले जाएगा। लेयर के बाद प्रोटीन का एक लेयर बनेगा। अब इस तरह से अनवांटेड सब्सटेंस एक गया, हो सकता है कि बहुत सारा चला जाए,
तो और भी चला जाएगा, जिसके ऊपर ये सब चला जाएगा, और भी जा सकता है। तो जब ज्यादा अनवांटेड सब्सटेंस चला जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का लेयरिंग और उस प्रोटीन का लेयरिंग ज्यादा होता जाएगा। अब ये भारी हो जाता है, अब भारी होकर वो जमीन के ये पानी के कलेक्टिंग में चला जाता है और मर जाता है, वो सीप मर जाएगा। अब फिर गोताखोर वाले लोग जाकर निकालते हैं, निकालकर जब उसको फोड़ेंगे तो देखेंगे कि अरे इसमें मोती है। ये मोती आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि ओरिजिनल मोती है। अब हम लोग जो मोती का कल्टीवेशन करते हैं, तालाब में सीप पाल लेते हैं और तालाब में सीप पाल के करते क्या है कि उसमें से सीप को निकाल कर सिरिंज से या बाहर से हम लोग जबरदस्ती उसमें घुसा देते हैं अनवांटेड सब्सटेंस। अब बेचारा अनवांटेड सब्सटेंस से चारों तरफ वो लेयरिंग करता है और जबरदस्ती उसमें मोती का निर्माण होता है। और फिर उस मोती को हम लोग जिंदा ही काट कर निकाल लेते हैं, तब उस मोती को पहनते हैं। तो विद्वान लोग कहते हैं कि है देखो मोती पहनोगे तो शांति मिलेगी, क्योंकि इसका पैदाइश से हुआ है अशांति से, तो क्या शांति देगा, नहीं। तो इसलिए वह मोती का निर्माण इसी से होता है, ठीक है। तो अब परीक्षा में एक प्रश्न ये भी पूछता है कि मोती का निर्माण सीप के द्वारा हुआ किस पदार्थ के कारण? नहीं, अवांछित पदार्थ के अंदर प्रवेश के कारण, ठीक है। ये उसके अवांछित पदार्थ घुस गया था। वांछित पदार्थ रहता है ना, गला पचा लेता। अवांछित पदार्थ था, उसको चारों तरफ से कवरिंग कर दिया। कवरिंग करने के बाद वही शीप बन जाता है। क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। सर वो मोती हम लोग एडिटिव यूज करते हैं या उसमें भी कुछ मिलावट करते हैं? नहीं, हम लोग जो मोती दो तरह से बनता है, एक तो नेचुरली जो सीप ने बना कर दिया, दूसरा सीप का हम लोग ये कल्टीवेशन करके प्राप्त करते हैं, और एक तीसरा आर्टिफिशियल होता है जो प्लास्टिक का बनता है ना, ठीक है। तो प्लास्टिक का मोती तो बहुत मिल जाएगा। ओरिजिनल मोती? हाँ, ओरिजिनल मोती थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, क्योंकि उसको निकालना बड़ा मुश्किल है, कम संख्या में निकलता है। कि गंदेल वाली पानी को किस क्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है। तो देखो, फिटकरी का जो उपयोग हम लोग करेंगे ना, तो ऐसे मिश्रण में को अलग करने के लिए जिस मिश्रण में सस्पेंडेड पार्टिकल हो, ठीक है, कौन पार्टिकल हो? सस्पेंडेड पार्टिकल, निलंबित पार्टिकल, यानी ऐसे मिश्रण को निलंबन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि फिटकरी का दो फॉर्मूला होता है, एक सोडियम का और दूसरा पोटेशियम का, ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? कौन सा विस्फोटक नहीं है ना? तो ट्राई नाइट्रोटेलुइन जिसको TNT कहते हैं, यह भी है, और ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसको TNG कहते हैं, ठीक है, यह भी है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, वह नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है बैक्टीरिया को मारने में, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु को निष्क्रिय करने में, ठीक है। और साइक्लोट्राइमेथिलीन, यह भी हमारा विस्फोटक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो आंसर क्या लगा दोगे? ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। अब पूछ रहा है कपड़े धोने के चूर्ण में, अपमार्जक में, या आप इसको ऐसे पढ़ो, कपड़ा धोने के अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट ये दोनों मिलाया जाता है, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट जब मिलाओगे ना, तो जो उसका जो चूर्ण है वो क्षारीय बनेगा, ठीक है। यानी कि जो डिटर्जेंट पाउडर है वो डिटर्जेंट पाउडर बेसिक नेचर का रहे, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसको? सोडियम सल्फेट को। और सोडियम सिलिकेट जो होता है वह उसके नमी को अवशोषित कर उसको क्रिस्टल बनाकर रखता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा कि सर्फ ब्लू आता है, एक एक दाना आपको अलग अलग दिखेगा, लेकिन टाइड ले लो या कोई और साधारण सर्फ ले लो, घड़ी ले लो, उसमें देखोगे क्या कि बीच में थक्का जैसा बन जाता है। इसका मतलब है कि उसमें थक्का बनने के कारण है कि चूंकि उसमें सोडियम सिलिकेट की मात्रा कम है,
सोडियम सिलिकेट की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वो सब दाना अलग अलग रहेगा, ठीक है, नमी उसमें नहीं पाई जाएगी। फायर अलार्म किसका उपयोग करेगा जी? इसका आंसर ही हो जाएगा, दोनों होगा, ठीक है, एक से अधिक। इसका आंसर एक से अधिक। 63 का आंसर ए और सी दोनों है, ए और सी दोनों। 63 का आंसर ए और सी दोनों। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, फायर अलार्म बड़े बड़े अपार्टमेंट में लगाया जाता है कि आग लग गई, इसकी सूचना तुरंत मिल जाए, अलार्म बजने लगे, ठीक है। तो वहां एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट काम करता है, वह फोटो सेल पर, फोटो मतलब लाइट, प्रकाश, हाँ, तो जैसे ही आग लगेगी उससे प्रकाश आएगा और उसी प्रकाश से वह काम करेगा, ठीक है। इसलिए सौर सेल नहीं होगा आंसर, हाइड्रोलिक सेल नहीं होगा, सौर सेल एंड हाइड्रोलिक सेल नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोटो सेल, ठीक है। तो ये फोटो सेल पर काम करेगा। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच की जाती है, पेपर है ना, ठीक है। तो उसके लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरेट एसिड डाला जाता है, ठीक है। इसलिए आंसर इसका यही होगा। तो ये कहानी आपकी हो गई साइंस की।